कयूम साहब, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं साफ लफ्ज़ों में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका घर मेरे प्रोफेशन से मुताबिकत नहीं रखता। भाई आप आके देखिए कितना शोर है यहां पर। मुझे अंदाज़ा था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था, लेकिन जब से ये मार्केट बनी है यहां पे रश बढ़ गया है। जब मैंने आपसे घर लिया था उस वक्त तो ऐसा कोई मसला नहीं था ना? जी प्लीज़। जी थैंक यू वेरी मच। जी आप मुझे पेमेंट वापस कर दीजिए। जी हाँ अरशद, यार आप और कितना टाइम लोगे? अच्छा, कब दिखा सकते हो? हाँ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। कल कितने बजे? ठीक है, मेरे ख्याल में कोई 1.5 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह 8 बजे निकल आऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरशद। ओके ओके। ये अब से साल पहले की बात है। मैं एक कहानी लिखने की फिक्र में था। एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर से मेरी बात भी चल रही थी। इसी सिलसिले में मैंने शहर के हंगामों से दूर सुकून से बैठकर किताब लिखने का फैसला किया। खुशकिस्मती से मुझे बहुत सस्ते दामों पुरसुकून रईस खान हवेली बहुत आसानी से मिल गई। रईस खान हवेली एक शानदार और क़दीम तर्ज की इमारत थी जो गुज़िश्ता 30 बरसों से बिल्कुल खाली पड़ी थी। इसके चारों तरफ खूबसूरत बाग होता था जो देखभाल न होने के बायस जंगल में बदल चुका था। दीवारों पर स्याह रंग की काई जमी थी, कहीं कहीं से प्लस्तर भी उखड़ चुका था, पर यह जगह मेरे लिए बिल्कुल मौजूद थी। इस हवेली के साथ साथ मेरी मुलाकात यहाँ पर काम करने वाले बरकत बाबा से हुई। ये कहानी रईस खान, 2 बच्चों फैज़ान, रेहान और बरकत बाबा की है। बरकत बाबा उधर टेबल पर रख दीजिए चाय। बाबा, गांव से 2-3 मजदूरों को बुलवा लीजिए। घर की सफाई करवानी है और थोड़ी सी मरम्मत भी। साहब, अब शहर से मजदूर मंगवा लीजिए। यहां गांव से इस हवेली में काम करने कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बाबा, हमने पैसे दे के काम करवाना है, मुफ्त तो काम नहीं करवाना। साहब,
आपने पूछा, मैंने बता दिया। यहां कोई नहीं आएगा। बात सुनो, एक मिनट इधर आना। जी। ये गांव में रहते हो? जी। यार मैं इस हवेली में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ मजदूरों की ज़रूरत है। हवेली में मरम्मत का काफ़ी काम है। क्या तुम किसी को जानते हो? साहब जी, यहाँ तो कोई काम करने नहीं आएगा। वजह? साहब जी, आप शायद समझ न सकें, मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। अखबार है। और फिर कुछ दिनों तक इंतज़ार करने के बाद मुझे शहर से ही लोग बुलवाने पड़े। अखबार वाले के अलावा गांव के 2-3 लोग जो मुझे मिले थे इस घर के बारे में अजीब व गरीब बातें बताते थे। लोगों का कहना था कि अंधेरी रातों में इस घर से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती थी। बाबा, ये जो इस हवेली के बारे में कहानियां मशहूर हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कौन सी कहानियां? यही जो गांव वाले बातें करते हैं कि इस हवेली में भूत रहते हैं, आसेब रहते हैं। साहब, अगर आपका इन सब बातों पर यकीन नहीं है तो क्यों परेशान होते हैं? मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि किस्सा क्या है। साहब, आप इतनी दूर से, शहर से यहां क्या लेने आए हैं? कहानी की तलाश में बाबा, कहानी की तलाश में। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन महीना गुजर चुका था, लेकिन क्या कहानी लिखूं ये समझ ही नहीं आ रहा था। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि लोग इस घर से आखिर इतना क्यों डरते हैं। जी एडिटर साहब। जी बासित साहब, कहाँ तक पहुंची हमारी कहानी? बस जनाब, हो रहा है काम आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे रब्ता करूंगा। अरे भाई, आपकी 2 किताबों की शानदार कामयाबी के बाद मुझे यकीन है कि लोग आपकी अगली किताब का इंतजार शदीद बेचैनी से कर रहे होंगे। जी एडिटर साहब, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी कहानी मुकम्मल कर लूँगा। आप बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। चलिए ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके फिर।
असद साहब, आपको कोई कहानी मिली? नहीं बाबा, वही तो ढूंढ रहा हूँ। अगर आप कहें तो रईस खान हवेली की कहानी सुनाओ। क्यों नहीं बाबा, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ आपसे। वाकया कुछ यूं है कि इस हादसे का इल्म मेरे अलावा किसी को नहीं है। ना ही आज तक मैंने इसके बारे में किसी को बताया है। मगर आप साहिब इल्म और फजल है, आपको बताने में कोई हरज नहीं है। क्योंकि 30 साल से ये राज मैं अपने सीने में दफन किए हुए हूं। अब वक्त आ गया कि ये राज आपके सामने खोल दूं, क्योंकि अब आप रईस खान हवेली के मालिक बन चुके हैं। रईस खान ने यह हवेली अपनी दुल्हन के लिए बनवाई थी, जो कुछ ही अरसे बाद उसे छोड़कर चली गई। उसके बाद से रईस खान इंतहाई बदमिजाज और गुस्से वाला हो गया। वो बात बात पर अपने नौकरों को डांटता, हर एक से सख्ती से पेश आता। रईस खान का एक बहुत खास और ताबेदार नौकर था, जो बहुत अरसे से उसके पास काम कर रहा था। वो वाहिद इंसान था जो रईस खान की हर बात खामोशी से सह लेता। यासीन! 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 कहां मर गए यासीन? जी सरकार। और तुम्हें कितनी दफा कहा है कि बच्चों को मना करो बागीचे में खेलने से? शोर मचा रखा है इन्होंने। सर में दर्द हो रहा है मेरे। भगाओ यहां से इन्हें। ये बच्चे नहीं, जानवर हैं, जानवर। जी सरकार। अरे तुम दोनों को मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि यहां पर मत शोर मचाया करो। चलो जाओ, जाओ अंदर जाओ। बदतमीज, ये उठा के अंदर लेके जाओ। और खबरदार आइंदा इधर शोर नहीं मचाना, समझे तुम? नालायक।
अरे लगी तो नहीं? तुझे कितनी मर्तबा समझाया है कि वहां पीछे बागीचे में खेला कर, यहां सामने मत आया कर। तुझे समझ नहीं आती बात? जा शाबाश, उधर पीछे जाके खेल। यासीन, यासीन। जी सरकार। तुमसे कितनी दफा कहा है कि आतिशदान की आग ठंडी नहीं पड़नी चाहिए? तुम मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? गलती हो गई सरकार, आइंदा ऐसा नहीं होगा जी। आतिशदान की आग कभी मध्यम नहीं पड़नी चाहिए। सख्त नफरत है मुझे इस बात से। अब शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। जी सरकार। क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्या हो रहा है ये? अब ये खिड़की किससे तोड़ी है? सरकार वो मेरा बेटा गेंद से खेल रहा था तो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? कितनी दफा कहा है कि इन बच्चों को यहां आना मना है, फिर क्या कर रहे हैं यहां पर? सरकार वो बस खबरदार जो तुम मुझे आइंदा यहां नजर आए, निकलो यहां से, ले जाओ उसे। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने मेरा। कितनी मर्तबा समझाया तुझे, उधर पीछे बागीचे में खेला कर, यहां सामने ना आया कर। तुम्हें समझ नहीं आती है? चला मेरे बेटे, आजा। बाबा ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है। अब मुझे ये बताइए कि घर के बाकी नौकर कहाँ थे? शुरू शुरू में तो कुछ रहे, मगर फिर रईस खान की बदमिजाजी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़कर चले गए। सारा काम यासीन ने संभालना शुरू कर दिया। उसके दोनों बेटे अपने बाप की मदद किया करते थे। उसने अपने बेटों को सख्ती से मना किया था कि रईस खान के सामने नहीं जाना, मगर काम की ज्यादती की वजह से वो मजबूर था। उसने अपने दोनों बेटों की ड्यूटी लगाई थी कि आतिशदान में आग हर वक्त बहुत तेज चलनी चाहिए, और वो दोनों ये काम बहुत अरसा तक बड़ी खुश उसलूबी से सर अंजाम देते रहे। तो उन बच्चों की माँ कहाँ थी? मेरा मतलब है कि यासीन की बीवी कहाँ थी? वो तो बहुत अरसा पहले ही मर चुकी थी। उस रात रईस खान बहुत गुस्से में घर लौटा था। उसकी फोन की गुफ्तगू से यासीन को मालूम हुआ कि कारोबार में उसे भारी नुकसान हुआ था, और मुसलसल बारिश की वजह से आधे से ज्यादा फसल डूब गई थी। रईस खान के गैज़ व गज़ब का कोई आलम न था।
क्या कर रहे हो तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं? तो तुमसे मोमबत्ती नहीं जल रही? आग मध्यम क्यों पड़ी है? कहां है तुम्हारा बाप? सब खुदा का तंग करके रख दिया तुम लोगों ने। यासीन! या जी सरकार। ये क्या तमाशा है? आतिशदान ठंडा पड़ा है और तुम्हारे लड़के से मोमबत्ती नहीं जल रही है? जाओ जाके देखो। थप्पड़ मारा मैंने उसे, उठ नहीं रहा है। जाओ। रेहान, रेहान बेटा, उठ रेहान बेटा, उठ शाबाश। रेहान, रेहान पुत्र, रेहान, रेहान बेटा, आंखें खोल। सरकार, फिजान मर गया है सरकार, उसने दम तोड़ दिया। क्या? यासीन, तुम क्या कह रहे हो तुम यासीन? जी सरकार, वो मर गया सरकार। यासीन, मैंने मुझे माफ कर दो खुदा के लिए यासीन, मैंने जानबूझ के नहीं मारा उसे। मुझे क्या पता था कि मेरा हाथ लगते ही वो आतिशदान से टकराएगा और मुझे। नहीं, आप परेशान ना हो सरकार, मैं सब संभाल लूंगा सरकार। आप किसी के साथ जिक्र ना कीजिएगा, मेरा बेटा है ना सरकार, मैं संभाल लूंगा। आप परेशान ना हो सरकार, आप परेशान ना हो। अगले दिन सुबह रईस खान को अपनी टेबल पर पड़ा खत मिला, जिसमें लिखा था कि यासीन अपने बेटे की लाश दफनाने के लिए गांव चला गया था और दूसरे लड़के रेहान को भी साथ लेकर जा रहा है। वो 3-4 हफ्तों के बाद लौटेंगे। यासीन, जी सरकार। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दूसरे बेटे रेहान की तालीम और देखभाल के सारे अखराजात खुद उठाओ। इसकी जरूरत नहीं है सरकार, मैं उसे अपनी बहन के यहाँ गांव छोड़ आया हूं जी। हाँ, तो मुझे वहां का पता दो, मैं हर माह पैसे भिजवा दिया करूंगा। सरकार, मैंने आपसे अर्ज किया ना, इस बारे में और मत बात कीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन शायद इस तरह मेरे गुनाहों की तलाफी हो जाती। जैसी तुम्हारी मर्जी।
जी सरकार। वो मुझे शीशा टूटने की आवाज आई। शीशा? कौन सा शीशा सरकार? वो जो है ना, वो मुझे लगा कि ये गेंद। यहां तो कोई गेंद नहीं है सरकार। तो ये सब कुछ सच था या ये रईस खान का वहम था? अभी कहानी बाकी है बासत साहब। शायद आप सारी कहानी सुनने के बाद फैसला कर सके कि असल हकीकत क्या थी। रईस खान को वो लड़का हर वक्त और हर जगह नजर आने लगा। उसके खौफ से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया और घर से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। यासीन, यासीन! सरकार, सरकार क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? यासीन, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा था। तुम्हारा बेटा है ना फैजान, वो यहाँ खड़ा हुआ था, मुझे बुला रहा था। यासीन! अरे सरकार, अपने आप को संभालिए। उसे तो मैंने अपने इन हाथों से दफनाया। आपको वहम हो गया है। मुझे कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है मुझे। वो यहाँ खड़ा हुआ था आतिशजान के पास, बुला रहा है यासीन, मुझे बुला रहा है वो। सरकार, वहां कोई भी नहीं है। नहीं, मेरा वहम नहीं हो सकता यासीन, मेरा वहम नहीं हो सकता। मेरा पीछा कर रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है यासीन, मेरा पीछा कर रहा है वो। यासीन, मेरा पीछा कर रहा है वो। आइए, मैंने खाना लगा दिया, आप आइए, खाना खाइए। आइए आइए सर, आइए।
यासीन, तुम्हारा बेटा फैजान मुझे हर जगह नजर आ रहा है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार, वो मेरी औलाद है, मुझे तो कभी नजर नहीं आया। ये आपका वहम है। मेरी माने तो आप हवेली छोड़कर अपने शहर वाले घर चले जाएं। नहीं नहीं, वो मेरा पीछा वहां भी करेगा। न जाने क्या चाहता है मुझसे वो। आप आराम करें सरकार, आप आराम करें। अच्छा। यासीन, शुक्रिया यासीन, तुम ना होते मैं तो बिल्कुल ही पागल हो चुका होता। सरकार, अब आप आराम कीजिए। यासीन, 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 यासीन। फिर क्या हुआ बाबा? इस तरह रईस खान ने कई मर्तबा उस बच्चे को देखा और फिर इसी तरह की एक तूफानी रात में उसने इस जगह फंदा डालकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये कि यासीन के बेटे ने रईस खान को मरने पे मजबूर कर दिया। यही था उसके नौकर यासीन का इंतकाम। क्या क्या कहा आपने? जब यासीन ने अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देखा तो उसने उसी वक्त दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि वो अपने बेटे की मौत का बदला रईस खान से जरूर लेगा। इसीलिए उसने रईस खान से यह कहा कि उसका बेटा रेहान नहीं फैजान मर गया। बाद में उसने फैजान को अपने प्लान में शामिल कर लिया। वाह 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 भाई, दाद देनी पड़ेगी यासीन की अक्लमंदी की। यानी फैजान जिंदा था
और जो बच्चा मरा था वो रेहान था, और रईस खान उस बच्चे को फैज़ान की रूह समझता रहा, और इस तरह यासीन ने अपने बच्चे की मौत का इंतकाम ले लिया। वाह। और फिर 30 साल बीत गए। ये हवेली कभी आबाद ना हुई आपके आने तक। अच्छा बासा साहब, रात बहुत बीत गई है, मैं चलता हूं, आप भी आराम करें। थैंक यू बाबा। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने बरकत बाबा से तो ये पूछा ही नहीं कि वो ये सब कुछ कैसे जानते थे। लेकिन फिर मुझे टेबल पर पड़ा हुआ एक खत मिला जिसमें मेरे सवाल का जवाब था। बाबा बरकत ही वो नौकर यासीन थे जो मुझे ये सुनाकर हमेशा हमेशा के लिए हवेली रईस खान से रुखसत हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम एडिटर साहब, कैसे हैं आप? मुझे यकीन था आप यही सवाल पूछेंगे। जी जनाब, कहानी मुकम्मल हो गई है। जी बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। बस 2-3 दिन मुझे दे दीजिए, फाइनल ड्राफ्ट इंशाल्लाह मंडे तक तैयार हो जाएगा। जी बस जी, मैं क्या बताऊं आपको, अकेला हूं ना यहाँ पर। अब इतनी बड़ी हवेली है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी तक मेरे पेरेंट्स भी शिफ्ट नहीं हुए। जी जी डेफिनेटली जी, डेफिनेटली मंडे को आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।